नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। भारत की राजनीति के दिग्गजों का जब जब जिक्र होता है, शरद पवार का नाम जरूर लिया जाता है। पवार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अपने सियासी दांव पेच से कई सरकारों के खेल बिगाड़े और बनाए। अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद भी उनके पैर राजनीति के दंगल में जमे रहे। आज शरद पवार ने 82 इयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उन्हें इस दंगल में पछाड़ने की हिम्मत कोई नहीं रखता। ये खुद पवार ने हर बार साबित किया है। पिछले 50 साल से वो सियासत की इस पिच पर नाबाद टिके रहे, जिसके बाद अब उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसी मौके पर आज हम आपको पवार के कुछ किस्से बताएंगे जब उन्होंने विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराया। सबसे पहला ताजा मामले की बात करते हैं, जब शरद पवार ने साबित किया कि वो पॉलिटिक्स के असली बॉस हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार गिरने के बाद एक बार फिर शरद पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर अटकलें तेज हो गई। कहा जा रहा है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और इसके लिए विधायकों को जुटाना भी शुरू कर दिया है। अजीत पवार पर ईडी की शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। उनके अलावा उनके परिवार और बाकी विधायकों पर भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच अजीत पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने की खबरें सामने आने लगी। कहा गया कि जांच की आंच से बचने के लिए पवार ऐसा कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए विधायकों के बीच भी हलचल देखने को मिली थी। एनसीपी के तमाम बड़े नेता अजीत पवार से मुलाकात कर रहे थे। अब यहां से शरद पवार की ताकत का गेम शुरू होता है। एनसीपी में कोई भी विधायक शरद पवार को बाईपास कर अजीत पवार के साथ नहीं जाना चाहता था। अजीत पवार के सामने यही चुनौती थी कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उन्हें 2/3 बहुमत हासिल करना होगा, जिससे दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ऐसे में शरद पवार के इशारे के बिना विधायक पाला बदलने की तैयारी नहीं हुई। आपको बता दें कि साफ तौर पर 82 इयर्स के शरद पवार ने एक बार फिर किलेबंदी शुरू कर दी। यही वजह है कि अजीत पवार को मीडिया के आगे आकर यह कहना पड़ा कि मैं मरते दम तक एनसीपी में ही रहूंगा। अब दूसरा मामला आपको बताते चलते हैं कि अजीत पवार से ही जुड़ा है। जब साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो शरद पवार ने बीजेपी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में गठबंधन की बात चल रही थी। तभी सुबह एक तस्वीर ने महाराष्ट्र में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया था। इस तस्वीर में एक तरफ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे। अजीत पवार ने दावा कर दिया था कि उनके पास करीब 20 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। इसके बाद बारिश शरद पवार के वार की थी। पवार ने यह बता दिया कि अजीत उनके सामने अभी कच्चे खिलाड़ी हैं। दूसरे ही दिन शरद पवार ने एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाई और अजीत पवार धड़े के विधायकों को फोन कर तलब कर दिया गया। विधायकों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो शरद पवार के कहे को टाल दे। नतीजा यही हुआ कि अजीत पवार दूसरे छोर पर अकेले खड़े रह गए। इस पूरे सियासी ड्रामे के बाद अजीत पवार को उल्टे पांव लौटना पड़ा और उनका जमकर मखौल भी बना। यहां पता चल गया कि शरद पवार की पार्टी पर पकड़ कितनी मजबूत है। महज 3 दिन में बीजेपी अजीत पवार की सरकार गिराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी पवार ने अपनी पावर से चौंका दिया। इस दौरान एक बात और हुई थी कि शरद पवार ने कुछ वक्त बाद एक बयान दिया था जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अजीत पवार अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाने नहीं गए तो महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन नहीं हटता और एमवीए गठबंधन की सरकार नहीं बन पाती। इसके बाद राजनीतिक जानकारों ने बताया कि यह शरद पवार का एक बड़ा राजनीतिक दांव था। उन्हें पूरी पिक्चर की स्क्रिप्ट पता थी, लेकिन उन्होंने क्लाइमेक्स तक इंतजार किया और फिर वही हुआ जो वो चाहते थे। 27 साल की उम्र में विधायक बनने वाले शरद पवार ने 1978 में दिखा दिया कि वो राजनीति में लंबी रेस के घोड़े हैं।
1978 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था। तब किसी भी दल को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। तब जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस ने हाथ मिला लिया और सरकार बना ली। लेकिन इसके बाद इंदिरा से शरद पवार की अनबन हुई और उन्होंने बड़ा सियासी दांव चलते हुए कांग्रेस के कुल लगभग 69 विधायकों में से 40 को तोड़ दिया, 40 विधायक तोड़ दिए और नया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन की सरकार में शरद पवार पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1983 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। शरद पवार के कद का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वो राजीव गांधी की हत्या के बाद पीएम पद के 3 सबसे बड़े दावेदारों में से एक थे। साल 1987 में शरद पवार वापस कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कुछ ही वक्त में उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखा दी और जितनी उनकी मजबूती सामने आई, इसके एक साल बाद 1988 में शेखर राव चव्हाण की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में 1990 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। तब पवार ने अपने शाह और मात के खेल से विपक्षी शिवसेना और बीजेपी को धूल चटा दी। उन्होंने 12 निर्दलीय विधायक को अपने पाले में खींचा और राज्य में सरकार बना दी। इस तरह पवार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 1991 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई, तब प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस में 3 सबसे बड़े दावेदारों के नाम सामने थे, जिनमें शरद पवार भी शामिल थे। पवार के अलावा इस लिस्ट में नारायण दत्त तिवारी और वीपी नरसिम्हा राव शामिल थे। हालांकि आखिर में नरसिम्हा राव को पीएम बनाया गया और पवार को साफ तौर पर जब पवार सामने आए तो उन्हें रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया। 1993 में पवार को फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में भेज दिया गया और वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। आज भी शरद पवार की अगली चाल का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। किसी के बस की बात नहीं है। वो कभी भी पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद तरह तरह के कयास लगाने शुरू हो जाते हैं। हालांकि पवार खुद इन कयासों को खत्म भी कर देते हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हलचल हो रही है, उसे लेकर सबकी निगाहें शरद पवार की अगली चाल पर हैं। यानी आज भी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी भी शरद पवार ही तय करते हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा देना और उसके बाद उनकी चाल का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।